नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर लग गई है मोहर और दुमका से शुरू होगी नियमित उड़ान सेवा। दरअसल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई, यहां 18 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। बैठक में पेंशनरों व राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना की संशोधित नीति पर सहमति दी गई और कैबिनेट में दुमका हवाई अड्डा से नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ करारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है। और आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग ने 31 जुलाई 2023 को पेंशनरों व राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए संकल्प जारी किया था, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ। इसमें सामान्य बीमारियों में प्रति वर्ष 5 लाख का लाभ और गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा। इस योजना के तहत करीब 1,75,000 राजकर्मियों और 2,25,000 सेवानिवृत्ति कर्मी को लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, इनके अलावा राज्य में रहने वाले अखिल भारतीय सेवाओं से सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मी, विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न बोर्ड, निगम और संस्थानों में काम करने या सेवानिवृत्त कर्मी भी अपना इच्छा के आधार पर योजना का कवरेज ले सकते हैं। और आपको बताते चले कि अन्य प्रस्तावों में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, अनुमंडलीय हॉस्पिटलों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीनियर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और IT एग्जीक्यूटिव के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। वित्त वर्ष 2024 से 25 से 2029 से 30 तक ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 94 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट और खबर सामने आ गई है। दरअसल आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ गई है। रेलवे ने ग्रुप डी के 32,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाल दी है और 23 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं। दरअसल सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम अपडेट आ गई है। इंडियन रेलवे की ओर से लेवल 1 के तहत ग्रुप डी के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू होगी और इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर पाएंगे। और आपको बताते चले कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्रुप डी के तहत 32,438 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 22 फरवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे और इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को 18 से 36 वर्ष के बीच होना चाहिए और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एज लिमिट में छूट दी जाएगी, जिसकी जानकारी कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बताते चले कि रेलवे लेवल 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 23 फरवरी 2025 को 12 बजे रात्रि से शुरू हो जाएगी। वहीं रेलवे लेवल 1 के भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 से 12 बजे रात्रि से पहले तक है। और रेलवे लेवल 1 के भर्ती के बाद फीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2025 और रेलवे लेवल 1 भर्ती फॉर्म में करेक्शन की शुरुआत 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक रहेगी। और आपको बताते चले कि सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपए होगा। पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक, SC ST, अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि EBC संबंधित उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपए होगा और फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड से किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI आदि के माध्यम से शुल्क सबमिट कर सकते हैं। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब इन महिलाओं को इस महीने यानी कि जनवरी महीने का मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलेगी और किसको लाभ मिलेगा और नहीं, इस पर भी चलिए बात कर लेते हैं। दरअसल झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इसी हफ्ते राशि मिल जाएगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। आवेदन के सत्यापन का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस दौरान कुछ लाभुक
ऐसे भी हैं जो हाल में आवेदन किए हैं, इनमें कई लाभुकों खाते में पैसे नहीं आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है डाटा एंट्री में गलत होना है। कई बार ये गलती ऑपरेटरों द्वारा हो रही है और कई महिला सम्मान योजना के लाभुक खुद गलती कर रहे हैं। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद या तो अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड भरने में लापरवाही के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। यह लापरवाही ऑपरेटर द्वारा डेटा एंट्री करते समय दिखाई जाती है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने सम्मान योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए कई बदलाव किए हैं। विभाग की ओर से लॉन्च किए गए नए पोर्टल की साइट CO और वीडियो के लॉगिन से ही खुलेगा। और मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। DBT पेमेंट के लिए सक्रिय पंजीकरण की स्थिति भी सुनिश्चित करें, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया पर भर रही चीजें वही हो जहां आपके मूल दस्तावेज हैं। झारखंड के 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हो गया है एडमिशन शुरू। दरअसल झारखंड के सभी CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 फरवरी तक एडमिशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा और CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से कराया जा सकता है। ऑफलाइन नामांकन फॉर्म स्कूल से ले सकते हैं। इन स्कूलों में CBSE की तर्ज पर निःशुल्क पढ़ाई होती है। झारखंड में 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए नामांकन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी है। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वेबसाइट पर नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म और दिशा निर्देश उपलब्ध है। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1 मार्च को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 10 मार्च को स्कूल लेवल पर पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और आपको बताते चले कि झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए राज्य में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इसमें 1 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है और 27 स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। 48 स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक की और 4 स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। एक स्कूल में कक्षा 1 से 10वीं तक ही पढ़ाई होती है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड और CM फेलोशिप के लिए आधार कार्ड अब अनिवार्य हो गया है। सरकार ने जारी कर दी है अधिसूचना। दरअसल राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, CM फेलोशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। योजना के पारदर्शिता लाने तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर के सूचना जारी कर दी है। इसी के साथ राज्य में यह अनिवार्यता लागू हो गई है और शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन निर्धारण में भी यह अनिवार्य होगा। और आपको बताते चले कि इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है उसे पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि जब तक व्यक्ति को आधार सौंपा नहीं जाता तब तक 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स या किसी भी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है वहां अन्य उपाय किए जाएंगे। देवघर एयरपोर्ट मामले को लेकर के बीजेपी MP निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हेमंत सोरेन सरकार की अपील खारिज। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अभय एसोका और जस्टिस मनमोहन सिंह की पीठ ने झारखंड सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को सही माना है। अदालत ने DGCA को यह छूट दी है कि वह पूरे प्रकरण को देखे और अगर कोई मामला बनता है तो कार्यवाही कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट से शाम को विमान के उड़ान भरने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी और पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से पूछा था कि वह अपने इस तर्क के समर्थन में निर्णय प्रस्तुत करे कि DGCA के पूर्व अनुमति के बिना भी जांच जारी रख सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस आधार पर प्राथमिकी निरस्त कर दी थी कि विमान अधिनियम 2020 के अनुसार DGCA के कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है, इस मामले में पुलिस जांच जारी रख सकती है।
बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल, 1300 करोड़ रुपए का फंड कहां गया? एक्स यूजर्स ने लिखा कि आपको भी मौका मिलेगा। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए फंड का हिसाब मांगा है और सवाल पूछा है कि यह पैसा कहां गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आशंका जताई है कि अगर ऐसी ही लापरवाही होती रही तो राज्य को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। और बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हेमंत सरकार पिछले 5 वर्षों में आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए फंड का हिसाब देने में नाकाम साबित हो रही है। इसके जवाब में भरपूर राहुल कुमार देव ने लिखा है कि चोर चोर मौसेरे भाई होता है, आपको भी मौका मिलेगा। हमारे भारत का सिस्टम ही बहुत तगड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाया है कि आपदा प्रबंधन विभाग की 1300 करोड़ रुपए की राशि आखिर कहां गई? क्या विभागों ने इसे अन्य कार्यों में खर्च कर दिया या फिर किसी बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया? उन्होंने कहा कि एक तरफ वित्त मंत्री राजस्व बढ़ाने के लिए नवा शराब बनाने के प्लांट लगाने का बेतुका प्रस्ताव रखते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार खजाने से खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपए का हिसाब देने में असमर्थ नजर आ रही है। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा है कि यदि किसी तरह अनियमितता और वित्तीय लापरवाही का दौर जारी रहा तो झारखंड को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को हर खर्च का ब्यौरा जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि यह जनता की गाड़ी कमाई का सवाल है। जनता को पाई पाई का हिसाब चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड के पूर्वी भागों में आज घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि उत्तरी इलाकों में आंशिक तौर पर बादल छाया रह सकता है। झारखंड में इन दिनों ठंड से लोगों को राहत मिली हुई है, लेकिन सुबह और शाम में चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को अभी भी परेशान कर रखा है। फिलहाल सभी जिलों का पारा लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। वहीं आज राज्य के पूर्वी भागों में घना कोहरा की संभावना जताई गई है और इसे लेकर के येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिन में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों में आंशिक तौर पर बादल छाया रह सकता है, जबकि शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। और इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। वहीं बीते 24 घंटे में मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला के रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया है। और जिन इलाकों में घना कोहरा की संभावना जताई गई है उनमें दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिला शामिल है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि फरवरी के पहले हफ्ते ठंड का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। मौसम में हो रहे लगातार बदलाव की वजह से लोग इसमें बीमारी के चपेट में आ जा रहे हैं। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में कांके में 110 एकड़ में बनेगा रिम्स 2, खर्च होंगे 1074 करोड़ रुपए। दरअसल कांके में रीन पास की जमीन पर रिम्स 2 बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया और उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह भी थे। यहाँ 1074 करोड़ की लागत से 110 एकड़ में 700 बेड का रिम्स 2 बनाया जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आजादी के बाद बने रिम्स पर मरीजों का दबाव बढ़ गया है। अब नए रिम्स की शुरुआत हो रही है। रिम्स में कई तरह की परेशानी हो रही है, मरीजों को भी परेशानी हो रही है। सीएम चाहते हैं कि रिम्स 2 बने, इसके लिए काम शुरू हुआ है। इस कारण भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों को लेकर के यहां आए हैं। उनको जल्द से जल्द प्रोजेक्ट शुरू करने का कहा गया है और मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। झारखंड वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलेगी। हम जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह ऐतिहासिक कदम होगा। यह 2 साल के अंदर तैयार होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और आपको बताते चले कि अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि रिम्स 2 में 100 यूजी और 500 पीजी सीटों पर पढ़ाई होगी। 200 से 250 बेड सुपर स्पेशलिटी की होगी। झारखंड के 28,532 शिक्षकों को अब मिलेंगे टैबलेट, एसओपी जारी। टीचर्स अब इन कामों को नहीं करेंगे इस्तेमाल। झारखंड में प्राइमरी स्कूलों में 28,532 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। सबसे ज्यादा रांची में 2,438 और सबसे कम लोहरदगा में 417 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एसवीडी शशि रंजन ने इसका एसओपी जारी कर दिया है। सिविन कार्ड प्राइवेट लिमिटेड टैबलेट की आपूर्ति और शिक्षकों
शिक्षकों के बीच वितरण करेगी। साथ ही 1 साल का रख रखाव करेगी। प्रखंड और जिला स्तर पर शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी और जिला शिक्षा अधीक्षक शिक्षकों का लिस्ट फाइनल कर प्रखंडों को देंगे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एक एक शिक्षक को बुलाकर के टैबलेट उपलब्ध कराएंगे और 264 प्रखंडों में टैबलेट की आपूर्ति की जाएगी। नए टैबलेट में शिक्षक अपनी हाजिरी बना सकेंगे। चाईबासा में 21 आईडी बरामद किए गए। डिफ्यूज नक्सलियों की साजिश नाकाम। 1 और 2 किलो के थे आईडी। 55 जिलेटिन स्टिक्स भी बरामद। दरअसल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादी नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 21 आईडी बरामद कर उन्हें नष्ट कर दिया है। कराकेला थाना क्षेत्र के सेरेंगदा के कुचा टोला के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईडी लगाए थे और बरामद किए गए विस्फोट में 2 किलो के 12 और 1 किलो के 9 आईडी शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने एक पुराने नक्सली डंप का भी पता लगाया जिसे नष्ट कर दिया गया है। इस डंप में 55 जिलेटिन स्टिंग भी बरामद हुए हैं। कार्रवाई क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में एक बड़ा सफलता मानी जा रही है और सुरक्षा बलों का क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है और आशंका जताई जा रही है कि इलाके में नक्सलियों के और भी ठिकाने हो सकते हैं। इस सफल अभियान से नक्सली की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है और क्षेत्र में सुरक्षा बलों की मजबूत उपस्थिति का संदेश गया है।